हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज के सेशन में अपन यूजी के लिए सेट 13 देखेंगे, जिसमें अपन न्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, 80 प्लस 300 का 400%, 420% माइनस रूट ऑफ 625 माइनस अपन वो रूट ये दे रखा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू दे रखा 92। अपन क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले लिखता हूँ मैं 80 प्लस 300 का मैं अगर मैं 420% निकालता हूँ तो कितना निकालूंगा, यहाँ से डबल जीरो लगा दूंगा, परसेंटेज हटाऊंगा। माइनस मुझे बता दो रूट 625 का किसका रूट होता है, 25 का होता है। और क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने मान दिया एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 92। इसको सोल्व करो। देखो डबल जीरो से मैं डबल जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा। यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास 80 प्लस कितना हो जाएगा 3 इंटू 420 कितना हो जाएगा 126 और एक जीरो लगा दूंगा तो 1260 हो जाएगा। माइनस मेरे पास हो जाएगा 25। देखो ये 92 इधर लेके आता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा 92 और अक्स उधर चला जाएगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा प्लस का अक्स। या सुनो, मुझे जो बता दो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1260 प्लस 80 मेरे पास कितना हो जाएगा 1340। 1340 25 माइनस 92 मेरे पास कितना हो जाएगा 117 इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा अक्स। 1340 में से 117 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1223। यही एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, केंद्र ओ वाली वर्त में के एल वर्त का व्यास है। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, केंद्र ओ वाला वर्त बनाओगे। तो मैंने ए वर्त बना दिया और इसमें के एल वर्त का व्यास है। ये मैंने के एल बना दिया, वर्त का व्यास है जिसमें केंद्र क्या है ओ है मेरे पास। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो एम एन और पी क्यू क्या है, विपरीत दिशा में दो जीवाएं हैं, दोनों जीवाएं के एल के समानांतर है। एक तो है एम एन, ये तो मैंने खींच दिया एम एन है। और ये क्या है पी क्यू, ये बोला गया है कि ये जो पी क्यू है उनकी विपरीत दिशा में क्या है, दोनों ही क्या है कोड है, क्या है जीवा है। तो मैंने ये खींच दिया। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ो, क्या बोला गया है कि यदि एन एम एल कितना है 30 है, एन एम एल मतलब ये एंगल मुझे दे रखा कितना 30 डिग्री दे रखा है। और ये क्यू पी एल ये मुझे एंगल कितना दे रखा है यहाँ से 40 डिग्री दे रखा है। तो मुझे कौन सा एंगल बताना है, एम ओ पी। कौन सा बताना है, एम ओ पी। मेरे को ये एंगल बताना है एम ओ पी, मतलब ये एंगल बताना है। ये सो बता दोगे। अब कैसे बताओगे, मुझे सबसे पहले ऐसे बता दो। ये होता है पैरेलल लाइन, दो कॉन्सेप्ट होती है पैरेलल लाइन, जिसमें अगर मुझे ये बता दो अगर ये थीटा है तो मेरे पास ये भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये पैरेलल लाइन है कौन सी, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाली और ये वाली। तो अगर ये 30 डिग्री है तो मेरे पास ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट से, एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से क्या हो जाते हैं, ये बराबर हो जाते हैं। अगर ये बराबर हो जाते हैं तो देखो ये के एल किसके पैरेलल होती है, पी क्यू के पैरेलल होती है। तो यहाँ पर बना रहा हूँ देखो के एल और यहाँ बना रहा हूँ मैं पी क्यू। ठीक है, और यहाँ पर एक तिरक रेखा खींचती है यहाँ से ये। अगर मुझे ये 40 डिग्री दे रखा है तो ये भी मेरे पास कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा बताओ मुझे, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा मेरे पास टोटल 70 डिग्री हो जाएगा। अब आपने एक सर्कल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जैसे मैं बोलता हूं कि देखो ये कोड है, ये मैंने कोई कोड मान लिया या कोई भी आर्क मान लिया। इस आर्क द्वारा यहाँ पर एंगल कितना बनता है सेंटर पर। इस आर्क द्वारा इस कोड को मिटाता हूं एक बार, देखो इस आर्क द्वारा यहाँ पर केंद्र पर 2 थीटा बन रहा है। तो इसके इसी आर्क द्वारा परिधि पर कहीं पर भी एंगल बने तो वो इस क्या होता है केंद्र पर बने कोण का कितना होता है हाफ होता है। ठीक है, तो इस थीटा का मान मुझे यहाँ पर देखो 70 डिग्री दे रखा है। यहाँ पर ये वाले आर्क देखो, इस आर्क द्वारा परिधि पर जहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का है मेरे पास 70 डिग्री का है। तो इसका अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से इसका डबल हो जाएगा। तो जो एम ओ पी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डबल ऑफ किसका हो जाएगा, एंगल ऑफ एम एल पी। तो देखो 2 इंटू एम एल पी मेरे पास 70 है तो मेरे पास कितना हो जाएगा 140 डिग्री आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। देखो मैंने सारे डायग्राम खोल खोल के बता दिए। आई होप समझ में आया होगा, जिसका नहीं समझ में आएगा एक बार वीडियो बैक करना, इजीली समझ में आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, देखो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू अपन को दे रखा है, ये इसकी वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखी है, 3 वेरिएबल दे रखा है तो अपन एक वेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं कुछ भी मान सकते हैं तो वाई का मान कितना मान लेता हूँ मैं 0। तो अक्स बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 2z आ जाएगा। जब अक्स बराबर 2z आएगा तो इस इक्वेशन में रख दो अक्स बराबर, तो मैंने 2z रख दिया, यहाँ पर 2z रख दिया माइनस का z हो जाएगा प्लस जेड अपॉन यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या रख दिया मैंने 0 माइनस कितना रख दिया जेड माइनस का 4। याद रखना जब भी ऐसी कोई भी वैल्यू पुट करो नीचे 0 मत बना देना, क्योंकि 1/0 क्या होता है अपने पास इन्फिनिटी होता है। या 0 नीचे आते ही क्या हो जाता है इन्फिनिटी हो जाता है। तो इन्फिनिटी हो जाते ही अपने आंसर नहीं मैच खाएगा। ठीक है, मुझे बता दो यहाँ कितना हो जाएगा जेड बचेगा। तो 2z अपॉन मेरे पास कितना बचेगा जेड माइनस माइनस आएगा ना, माइनस मेरे पास 1 बचेगा, जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा देखो 2 माइनस 1 माइनस का 4, देखो ये कितना हो जाएगा मेरे पास प्लस का 1 माइनस का 4 इक्वल टू मेरे पास कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर मेरे पास दिख रहा है 4।
75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो मुझे बताओ अनुमानित लाभ होगा या हानि। देखो 75 वस्तुओं का मैं बोल देता हूँ यहाँ पर कितना सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 60 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से देखो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो 5 से चला जाएगा 15 टाइम, 5 से चला जाएगा 12 टाइम, फिर चला जाएगा 3 से कितना टाइम हो जाएगा, यहाँ से 4 टाइम हो जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा 5 टाइम, तो 5 ऑफ सीपी बराबर कितना हो जाएगा 4 ऑफ सीपी। देखो यहाँ पर मुझे किसका बताना है, यहाँ पर बता दो रेशियो। अगर मुझे एसपी सीपी एंड एसपी का रेशियो चाहिए तो देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा, मतलब मेरे 5 की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, और जो 4 आ गई वो मेरे पास क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस। देखो मुझे बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर प्रॉफिट हो रहा है, 5 पर, कॉस्ट प्राइस पर। परसेंटेज के लिए मैं क्या लगा दूंगा, डबल जीरो। 5 से कितना हो जाएगा मेरे पास 20%, तो 20% का मेरे पास क्या हो रहा है बताओ, 20% की क्या हो रही है मेरे पास, सॉरी हानि हो रही है ना। यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे पास 5 है, सेलिंग प्राइस क्या है 4 है, तो 1 की हानि हो रही है, 1 की क्या हो रही है मेरे पास हानि है, तो 20% की मेरे पास क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो ये क्वेश्चन करना आप लोगों को, ये क्वेश्चन कैसे करोगे। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर 1280 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है मतलब आपको क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। ये क्या दे रखा है मेरे को, प्रिंसिपल दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं रेट कैलकुलेट कर लूंगा। इतना करता हूं मैं, देखो मेरे प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 1280 दे रखा है। टाइम क्वेश्चन में मेरे पास दे रखा है 2 ईयर्स, और मुझे जो अमाउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1664। अगर मुझे यहाँ से ब्याज बताओगे तो क्या होता है, ब्याज क्या होता है मेरे पास, अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो मेरे पास आता है ब्याज। तो 1664 माइनस करता हूं मैं 1280, तो यहाँ पर मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा मेरे पास, 384। ये आ गया मेरे पास ब्याज। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे, 100 इंटू एस आई, लिख देता हूं यहाँ पर, देखो 100 इंटू एस आई पी इंटू टी होता है। ये सुनो, इजीली समझ में आ रहा है ना। मुझे बता दो रेट निकालनी है मुझे, यहाँ से देखो 100 लिख दिया मैंने, एस आई निकालता हूँ यहाँ से 384 हो जाएगा, और प्रिंसिपल मेरे पास पी कितना हो जाएगा 1280, एंड जो टाइम हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा 2 ईयर्स। ये सुनो, यहाँ से अपन को रेट निकालनी है, तो रेट कैसे निकालो, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करते हैं अपन, ठीक है। अगर इसको 2 से कैंसिल आउट करोगे तो मुझे मेरे पास बता दो कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 से कैंसिल आउट करोगे यहाँ से कितना हो जाएगा 192, फिर 2 से कैंसिल आउट करोगे 100, इसको भी दो से कैंसिल आउट करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 96, 2 अंटे 16, दो दो छः 12, 2 से कैंसिल आउट करोगे कितना होगा, 2 2 6 12 और 2 4, ठीक है। फिर ये किससे कटेगा मुझे बताओ, ये हो जाएगा अपने पास, इसको इधर लिख देता हूँ और जिसे इजीली समझ में आए, मेरे पास 10 बचा, 96 बचा, एंड कितना बचा मेरे पास 64 बचा। अब देखो इसको 2 से कैंसिल आउट करो, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, नहीं 16 से कट रहा है ना, 16 चौक 64 हो जाएगा, 16 यानी 96 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना होगा, 2 टाइम, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 3 टाइम, 2 से कितना हो जाएगा मेरे पास 5 टाइम, पूरा काट के बता दिया, तो आर बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 15%। तो अपने रेट निकाल ली। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि समान ब्याज की दर पर जो दर थी वो अपन कितना लेंगे, यहाँ पर आर बराबर 15% ही लेंगे, ठीक है। धनराशि इतनी थी, प्रिंसिपल अपने पास कितना हो जाएगा 1720, और टाइम मेरे को दे रखा है 3 ईयर, ठीक है। अब मेरे को कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करना हो, कितनी हो जाएगी, मतलब अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मुझे बता दो, अगर मैं प्रिंसिपल मान लेता हूँ खुद से, यहाँ पर कितना है 100 है, तो इफेक्टिव रेट बताओ मुझे कितना होता है साधारण ब्याज के लिए, रेट इंटू टाइम ही तो होता है, 15 इंटू 3 मतलब 45 टोटल ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ से 100 प्लस 45 कितना हो जाएगा मेरे पास 145 की वैल्यू बतानी है मुझे। समझ में आया ये चीज, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंसिपल खुद से मान रहा हूँ 100, यहाँ पे इफेक्टिव रेट निकालता हूँ, साधारण ब्याज के लिए इफेक्टिव रेट कितना होता है, रेट इंटू टाइम ही होता है, तो 15 इंटू 3 कर दिया मैंने, कितना है मेरे पास 45 आ जाएगा। अगर मैं प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, अमाउंट आता है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1720 किसकी वैल्यू दे रखी है मुझे, 100 की वैल्यू दे रखी है, और मुझे 145 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से देखो 145 की वैल्यू फाइंड करोगे तो मुझे बताओ, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, देखो 5 से 10 हो जाएगा, 5 में 45 हो जाएगा, 5 से 2 टाइम हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा यहाँ से 2 अंटे 16 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, तो 86 मल्टीप्लाई 29 करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना 2494, ये अमाउंट आ जाएगा। तो ये डाटा थोड़ा कैलकुलेटिव भी था, क्योंकि आजकल क्या पूछ रहा है, कैलकुलेटिव पूछ रहा है, और इसका शॉर्टकट कैसे करोगे बताओ, आपको रेट फाइंड करनी ही पड़ेगी, रेट फाइंड करने पड़ेगा तो ऐसे करना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन कैसे करोगे, अगर मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ, एंगल एम आपको कितना मानना है 90 डिग्री मानना है, तो मैं यहाँ से डायग्राम बनाता हूँ 90 डिग्री वाला एंगल बनाता हूँ, एक ट्रेंगल, जहां पर एम मेरे पास कितना दे रखा है, क्या दे रखा है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो बोल रहा है के एल एम, के में बोल रहा है कि कौन सा दे रखा है एम के एल एम, तो ये ट्रेंगल हो गया ना के एल एम, ये 90 डिग्री हो गया। अब बोल रहा है कोसेक के, मुझे ऐसे बोल रहा है कि कोसेक के है वो कितना दे रखा है 13/5। याद रखना ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से करना कि देखो ये थीटा दे रखा है, यहाँ पर के दे रखा है, यहाँ पर एल दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को सोल्व करना है।
समझ में आया ये बात मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो यहाँ पर कोसेक के होता है वो क्या होता है, मुझे इसे बता दो। वो होता है, देखो साइन कितना होता है मेरे पास, साइन थीटा आपको पता होगा कितना होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो इसका कोसेक उल्टा का उल्टा होता है, तो मतलब कि ये कर्ण दे रखा है, ये मुझे लंब दे रखा है। अगर ये के मानता है तो मेरे पास देखो कर्ण तो दे रखा है 13, अगर ये थीटा दे रखा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 12 13 का क्या होता है मेरे पास, ट्रिपलेट होता है। तो मैंने ये सब निकाली। अब देखो मुझे निकालना क्या है, 1 माइनस कोस के। तो कोस के क्या होता है, अगर ये थीटा दे रखा है तो आधार कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। आधार बटा कर्ण होता है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 माइनस 12 बटा 13। ये सुनो, एग्री करते हो? अब मुझे बता दो, अगर मुझे साइन एन निकालना, अगर मैं ये थीटा ये लेता हूँ, ठीक है, अगर इस साइन एल में ये थीटा लेता हूँ तो मेरे पास लंब कौन सा हो जाएगा, इसके सामने वाला हो जाएगा। अगर मैं साइन एल निकालना है तो मेरे पास कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो मेरे पास इसको सोल्व करना है, कितना हो जाएगा ये, 12 बटा 13। ये सुनो, अब मुझे बताओ यहाँ से एलसीएम लोगे तो 13, 13 में से 12 माइनस करा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 बटा कितना हो जाएगा, 1/13। अब देखो ये इसमें भाग देना मतलब अपोजिट कर दो, इसको 13/12 कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। देखो एक 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा, 1/12 बचेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी। इजी था। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको एंगल कौन सा ले रहा है, अगर के ले रहा है तो के वाला लेना है, और एल वाला लेना है तो एल वाला लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो ये क्वेश्चन करो कि आयुष अकेले एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है और पीयूष अकेले उसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है। आयुष और पीयूष एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद आयुष काम छोड़ देता है, तो पीयूष शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन करना है। तो मैं बोलूँ आयुष को मैं ए बोल देता हूँ, आयुष कितने दिन में करता है, 32 दिनों में करता है। और पीयूष कितने दिन में करता है, 48 दिन में करता है। तो मैंने पी को, जो पीयूष को पी मान लिया। ठीक है, यहाँ से एलसीएम मुझे बता दो, एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 32 और 48 का कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो 32 दिया कितना होता है मेरे पास, 96 होता है, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। 48 दूनी मेरे पास कितना होता है, 96 होता है, इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब ये बताओ क्या बोला है, आयुष और पीयूष एक साथ कार्य करते हैं। अगर आयुष एंड पीयूष एक साथ कार्य करते हैं और शुरू के 6 दिन के बाद, मतलब इन्होंने 6 दिन तक काम किया, तो टोटल काम कितना कर लिया। तो इसकी एफिशिएंसी बताओ कितनी है, 3। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2। और 6 दिन तक काम कर लिया, तो कितना काम कर लिया, देखो 3 2 5, 30 काम कर लिया। तो जो रिमेनिंग कार्य बचा, मुझे जो शेष कार्य बचा वो बताओ कितना हो जाएगा। 96 में से अगर मैं 30 माइनस करूंगा तो मेरे पास जो रिमेनिंग कार्य बचेगा वो कितना बचेगा, 66 बचेगा। अब क्या बोल रहा है, जो भी रिमेनिंग कार्य बचा वो कौन करेगा, पीयूष शेष कार्य करता है। शेष कार्य कितने दिन में पूरे करेगा, कौन करेगा, पीयूष करेगा। क्योंकि क्या कर रहा है, आयुष तो काम छोड़ देता है, तो बचेगा कौन, पीयूष। तो देखो 66 को कौन करेगा, 2 की एफिशिएंसी से पीयूष करेगा, तो कितने दिन में समाप्त कर देगा, 33 दिन में समाप्त कर देगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। आज की इस वीडियो में नए क्वेश्चन है तो नए नए कॉन्सेप्ट भी सीखोगे। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये सेम दिया हुआ है क्वेश्चन की, एडी एक समकोण क्या है, त्रिभुज एबीसी के कर्ण पर शीर्ष बिंदु है। ठीक है, एडी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एबीसी कर्ण पर शीर्ष बिंदु है। एबी और एसी भुजाओं का अनुपात ये दे रखा है आपको, डायग्राम पहले से दे रखा है। नो रेशियो कितना है, 4 है। जब भी आपको एबी और एसी का रेशियो पूछे तो क्या होता है, इनका रिलेशन समझ लो। जब भी इस प्रकार से कंडीशन दे रखा है, शीर्ष बिंदु दे रखा हो, एल्टीट्यूड दे रखा हो, तो कैसे होता है। तो मैं बोलता हूँ कि आपको AC स्क्वायर निकालना है तो क्या करते हो आप, हमेशा BC मल्टीप्लाई BC, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब ज्योमेट्री पढ़ोगे, सिमिलरिटी पढ़ोगे, तो वहां पर आता है ये फॉर्मूला। तो यहाँ से जिसको ये डायरेक्ट फॉर्मूला है वो इजीली कर लेगा। तो मैं बोलूँ जब भी AC स्क्वायर निकाल, इसको रटने का तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, तो मैं बोलूँ AC स्क्वायर क्या होता है, DC इंटू BC होता है। और अगर आपको AB स्क्वायर निकालना है या BA स्क्वायर निकालना है तो वो कैसे करोगे, यहाँ पर निकालोगे, कितना निकालोगे, BD इंटू क्या कर दोगे यहाँ से, BC। अब मुझे बताओ सबसे पहले तो ये, अगर ये पता है, इसको रटोगे कैसे, इसको रटोगे कैसे। अगर आपको ये निकालना है, ये भुजा निकालनी है, AC भुजा निकालनी है। ठीक है, अगर आपको AC भुजा निकालनी है तो इसका स्क्वायर होता है। जो भुजा निकालनी होती है, मान लीजिए ये दो भुजाएं, हाइपोटेनस तो अपन को दी हुई है, या तो AB पूछेगा या क्या पूछेगा, AC पूछेगा। तो जो भुजा पूछा उसका स्क्वायर कर दिया, तो मैंने कर दिया AC स्क्वायर। अब देखो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये छोटी वाली DC है, तो मैं कर दूंगा DC। और हाइपोटेनस कौन सा है मेरे पास, BC, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। जिससे मेरे को बाद BA निकालनी है, याद करने का तरीका बता दो, इसका स्क्वायर कर दूंगा। अब देखो इसके सामने बड़ी भुजा कौन सी है, BD है, तो मैंने BD करा। और हाइपोटेनस कौन सा है मेरे पास, BC है। तो देखो यही फॉर्मूला लिखे मैंने दोनों। अब क्या पूछा है, देखो इन दोनों का रेशियो पूछा है, AB और BC का। मुझे से बता दो क्या अगर मैं AC स्क्वायर एंड क्या लूंगा, पहले पहले यहाँ पर AB पूछा ना, याद रखना, पहले यहाँ पर पूछा है AB, तो आप पहले लिखो AB। तो AB स्क्वायर रेशियो पूछा है किसका, AC स्क्वायर। तो इन दोनों का भी रेशियो ले लेंगे। जब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो देखो ये तो कट ही जाएगा ना, ये तो कट ही जाएगा ना, BC तो कॉमन है दोनों में, तो ये तो कट ही जाएगा। तो अपन इसको लिखेंगे ही क्यों, रेशियो में लिखना है। तो यहाँ पर किसके रेशियो के बराबर हो जाएगा, DC रेशियो BD के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो मुझे जो बता दो, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा इसके। ठीक है, ये इसका अगर AC का रूट उठाओगे तो यहाँ पर इसका रूट लग जाएगा, दोनों का रूट लगा है तो यहाँ पर मैंने हटा दिया, और इसका रूट उठाऊंगा तो इसका रूट लग जाएगा।
तो मुझे ए बी और किसका रेशियो चाहिए, ए सी का रूट चाहिए। तो देखो डी सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, मेरे पास डी सी की वैल्यू बताओ कितनी है, बताओ, बी डी है ना, ठीक है। ए सी स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, डी सी इंटू, हाँ मेरे को भाई ये चाहिए ना, पहले मेरे को बी डी लिखना है यहाँ पर, देखो मैंने गलती कर दिया ना। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखा करो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे ए बी लिख रहा हूँ तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू पहले बी डी है, तो यहाँ पर लिखता हूँ रूट ऑफ बी डी, और यहाँ पर आएगा रूट ऑफ डी सी। समझ में आया क्या लिखा, आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने पहले ए बी लिखा है तो ए बी की वैल्यू तो लिखूंगा, यहाँ पर बी डी है तो यहाँ पर बी डी लिख दिया, ए सी है तो मैंने लिख दिया रूट ऑफ डी सी। तो बी डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, रूट ऑफ 9, और यहाँ कितना होगा रूट ऑफ 4। देखो रूट 9 का कितना होता है 3, और कितना होता है 2, तो यही आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास 3/2। इजिली समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों के लिए, देखो क्वेश्चन नंबर 9। एक गांव में पुरुष और महिलाओं की संख्या 2:3 के अनुपात में है। महिलाओं द्वारा में किराया गया औसतन कितना है, 400 है, और पुरुष द्वारा कितना है 700 खर्च किया है। तो सभी व्यक्ति द्वारा खर्च किया गया औसत बताओ। देखो इसको वेटेड एवरेज भी बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं, जैसे यहाँ पर कितनी है मेल एंड फीमेल, मेल के कितने हैं यहाँ पर 2 रेशियो है, तो यहाँ पर कितना है 3। देखो औसतन कितना है 400, देखो महिलाओं द्वारा औसतन कितना मिल रहा है 400, तो देखो टोटल कितना मिलेगा, एक महिला पर 400 मिल रहा है औसतन, तो 3 महिलाओं पर कितना मिल जाएगा इतना, प्लस मुझे जो बता दो 700 खर्च कर रहा है पुरुषों पर, तो 2 पुरुष है तो यहाँ पर टोटल इतना हो जाएगा। अब एवरेज निकालना है, ये तो सम आ गया, तो टोटल संख्या कितनी है यहाँ पर 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो देखो यहाँ से कितना हो गया 4 × 3 = 1200, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया 7, 7 से 14 हो जाएगा, डिवाइड कर दूंगा मैं 5 से। तो देखो यहाँ से अगर इसको सोल्व करोगे तो कितना होगा 2600, 2600 में आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 520। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी क्वेश्चन इजी है और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, इसलिए मैंने ये रखा है कि एक छात्र की परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए 34% अंक प्राप्त करने होते हैं। 140 अंक उसने प्राप्त किए, यदि उसने द्वारा प्राप्त अंकों के इतने 3/14 भाग अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में उसके कुल अंकों की संख्या बताओ। सपोज करो मैं बोल रहा हूँ उसने कितने अंक प्राप्त किए, 140 अंक प्राप्त किए, या सुनो, अब बोला इतने अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मैं अनुत्तीर्ण अंक निकाल लेता हूँ कितने, जितने उसने प्राप्त किए, अगर उसका 3/14 भाग से क्या हो जाता है अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो देखो 14 से चला जाएगा 10 टाइम, तो यहाँ से वो 30 अंकों से क्या हो जाता है अनुत्तीर्ण हो जाता है। ये बात समझ में आई। अगर ये बात समझ में आ गई तो मैंने ये अनुत्तीर्ण अंक निकाल लिया। ये कितना निकाल लिया, अनुत्तीर्ण अंक निकाल लिया, मतलब उसने कितना प्राप्त किया, इतना प्राप्त किया 140, और वो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, और 34% क्या होता है उत्तीर्ण अंक है। जब भी मुझे उत्तीर्ण अंक निकालने हैं, उत्तीर्ण अंक निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ से 140 अंक तो उसने प्राप्त किए, वो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, तो मैं बोलूंगा अगर उसमें 30 अंक और जोड़ देता हूँ तो वो क्या हो जाता है उत्तीर्ण हो जाता। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। देखो उसने इतने अंक प्राप्त किए 140, अगर वो बोला गया कि इतने भाग से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो 140 के जो उसने द्वारा प्राप्त, उसने कितने प्राप्त किए 140 के 3/14 से क्या हो जाता है अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 30 अंकों से क्या हो जाता है वो फेल हो जाता है। तो मैं बोलूंगा उसके जो फेल हुई वो अंक जोड़ देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा उत्तीर्ण आ जाएगा। तो मतलब वो 170 अंकों से क्या हुआ उत्तीर्ण हुआ, और यहाँ पर उत्तीर्ण प्रतिशत भी दे रखा कितना 34, 34 की वैल्यू दे रखी है ये, और मुझे निकालना क्या क्या टोटल अंक होता है 100%। तो देखो यहाँ से कितना हो गया 17 से 1 टाइम हो जाएगा, 17 से कितना हो जाएगा 2 टाइम, 2 से कितना हो जाएगा मेरे पास 5 टाइम। तो यहाँ से देखो जो उत्तीर्ण अंक हो जाएंगे, टोटल कुल संख्या आ जाएगी वो कितने आ जाएगी मेरे पास 500 अंक हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर मेरे पास ए। देखो मैंने अच्छे से बता रहा हूँ, जिसे एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आए और कैसे सोल्व कर सकते हो वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एन छोटे बेलनाकार मगु जिनमें प्रत्येक मग की त्रिज्या आपको दे रखा है, देखो 15 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, जिसमें यहाँ पर मीटर दे रखा है, ये 4.5 मीटर दे रखा है, और 2.2 मीटर आयाम वाले एक बड़े घनाकार पुल की वो पूरी तरह से बनने के लिए पुल में डाला जाता है। तो एन का मान बताओ। याद रखना, एक पॉइंट बताता हूँ यहाँ पर नोट डाउन रखना, और एग्जाम में करो तब भी ध्यान रखना। जब भी मेंसुरेशन की क्वेश्चन करो तो देखो यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है मीटर दे रखा है, तो यूनिट का जरूर ध्यान रखना, करा करो। कई बार क्या कर लेते हैं अपन यूनिट देखते नहीं है, अपन सोल्व करने लग जाते हैं, फिर आंसर मिसमैच खाता है, फिर अपन लास्ट में देखते हैं कि हाँ इसमें तो मीटर दे रखा है, इसमें सेंटीमीटर दे रखा है। तो अपन को पहले से ये ध्यान रखना है कि कौन सा मीटर में दे रखा है, कौन सा सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। तो अगर ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसको भी मैं क्या कर लूंगा सेंटीमीटर में चेंज कर लूंगा। और देखो एक चीज में से बेलन से किस में डाल रहा है, ये घनाभाकार में डाल रहा है। जैसे मान लो कि ये बेलन होता है, बेलन किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, ये सुनो इस प्रकार से होता है बेलन, और इसको घनाभाकार में डाल रहा है, घनाभाकार में डाल रहा है। मुझे बताओ इसमें जितना पानी आएगा और वो भी इसमें डाल रहा है, मतलब क्या होगा इन दोनों का वॉल्यूम क्या होता है बराबर होता है। तो ये चीज बोला गया, इसको ऐसे समझ सकते हो। तो बेलन का एन बेलन का आयतन बताना मुझे, एन छोटे बेलन का आयतन कितना हो जाएगा। देखो पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन कितना होता है एल इंटू बी इंटू एच। ये एग्री करते हो। अब मुझे बता दो कि देखो एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू निकालनी है अपन को। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 15,
मल्टीप्लाई 15, एच कितने दे रखी है मेरे पास 14, ये मैंने लिख दिया। एल कितना दे रखा है 2, ठीक है, एल कितना दे रखा है मैं 2। अगर इस मीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, सॉरी प्लस क्यों लगाना, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मुझे बी, बी अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे बता दो कुछ 45 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4.5 को मैंने 10 इसको दे दिया तो 45 बन गया, मल्टीप्लाई 10 हो गया। और इसको ऐसे सेम करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 22 × 10 हो जाएगा। ये सुनो, एग्री करते हो? देखो यहाँ से अगर कैंसिल आउट करता हूँ, देखो 7 से कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ये 22 से 22 पूरा इजिटीज कैंसिल आउट कर दूंगा। मैं दूसरे पेन से बताता रहता हूँ जिससे आप लोगों को इजिली दिखता रहे, ठीक है। 22 से 22 कैंसिल आउट कर दिया। 15 से मैं बोलता हूँ, 15 से 45 कैंसिल आउट कर दो यहाँ से, ठीक है। 15 से कितना हो गया, 45 कर दो। 3 से कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 टाइम कैंसिल आउट करो। देखो यहाँ पे मैंने 10 बना लिया, तो एन इंटू मैंने 10 कर दिया। अब देखो यहाँ पर 2 है ना, इस 2 को मैंने बाहर ले लिया और यहाँ पर कितने जीरो है, देखो 3, 2 और 2 4, मतलब 10 की पावर मेरे पास 4 है। ये पावर एन का वैल्यू निकालना है तो 2 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड कर दूंगा मैं 10 से, देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 2 इंटू 10 की पावर 3 बचेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर मेरे पास सी दिख रहा है। समझ में आया कैसे करना? यहाँ पर देखो इसको और भी सोल्व कर सकता था, लेकिन ये ऑप्शन ऐसे सेट कर रखा है क्योंकि देखो यहाँ से दो ये कट रहा है। अगर आप इस दो को ये 2 से काट दोगे, अगर 5 से ये कैंसिल आउट कर दोगे तो आपको ऑप्शन मैच नहीं खाएगा। इसको ऐसे ही ऑप्शन सेट कर रखा है कि अपन को 5 और 2 बचाना है, यहाँ पर 10 रखना था और 10 की पावर यहाँ पर उठाना था, तो अपन को ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 3 मिल जाएगा। समझ में आया? तो अपन को ऐसे भी देखना है कि ऑप्शन किस प्रकार से सेट है, उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। 12 करो, देखो एक कुछ धनराशि के साथ व्यवसाय आरंभ करता है, 6 महीने के बाद बी ए द्वारा निवेश की गई धनराशि की दुगनी के निवेश से व्यवसाय में शामिल होता है, और व्यवसाय आरंभ होने के बाद 9 महीने के बाद सी ए द्वारा निवेश की गई धनराशि की समान राशि में निवेश की शामिल होता है, तो 1 वर्ष बाद का लाभ का अनुपात बताना। इसमें कुछ भी नहीं करना, मुझे से बता दो प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है। बस अगर ये लाइन पता है तो आप इजीली सोल्व कर लोगे। प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है कि जो जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया, कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई में अगर मैं टाइम करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट का रेशियो आ जाता है। अगर ये चीज पता है तो आप इजीली सोल्व कर लोगे। अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन देखे नहीं, इतना बड़ा दिख रहा है, अजीब सा ही क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं और चले जाते हैं, और बाकी क्या है, क्वेश्चन ईजी है। देखो 3 लोग दे रखे हैं, ए रेशियो, बी रेशियो, सी निकाल लेता हूँ यहाँ से। अब मुझे बता दो क्या बोला गया कि देखो ए कुछ धनराशि के लिए निवेश करता है, तो आपको क्या पता है कि कितने धनराशि निवेश करता है, नहीं पता तो आप आंख मार लो। देखो यहाँ पर 6 महीने के बाद बी आता है, मतलब ए ने, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ोगे तो देखो ए ने, यहाँ तो बी आता है 6 महीने के बाद। फिर यहाँ पर आता है सी द्वारा निवेश की गई धनराशि, मतलब सी तो टोटल 1 वर्ष के लिए निवेश करता है, मतलब सी कहीं नहीं जा रहा, स्टार्ट से है, मतलब सी ने 12 मंथ के लिए निवेश किया होगा। अब देखो 6 महीने के बाद कौन आता है, बी आता है, मतलब 6 महीने के बाद आया तो मतलब उन्होंने 6 महीने तक ही लगा रखा। टाइम टाइम की वैल्यू निकाल रहा हूँ। अगर टोटल 12 मंथ थे, 6 महीने बाद में आता है तो उसने कितने मंथ तक निवेश लगा रखा, 6 मंथ तक। और क्या लगा, ए द्वारा निवेश की गई राशि की दुगनी राशि। ए ने अक्स निवेश की तो बी ने कितना किया, 6 महीने में 2 अक्स निवेश किया। समझ में आया? जैसे जैसे बोला क्वेश्चन वैसे करते गए। व्यवसाय आरंभ होने की बोला है, जो सी है 9 महीने के बाद। टोटल आरंभ कितने वर्ष थे, 12 मंथ थे, उसके 9 महीने के बाद आता है तो कितने वर्ष बचे, यहाँ से 3 वर्ष बचे, 3 इंटू, और कितने निवेश लगाता है, ए द्वारा निवेश की गई धनराशि के समान, मतलब जितना ए निवेश करता है उतना ही क्या करता है, सी निवेश करता है। अब यहाँ पे क्या करना है, इतना सबकी आ गई। अब यहाँ पर रेशियो लेना है, देखो यहाँ से अक्स आप कैंसिल आउट कर दो सबके, 3 से कैंसिल आउट करोगे देखो 1 टाइम, 3 से हो जाएगा ये 2 टाइम, यहाँ से 3 से हो जाएगा 4 टाइम। देखो यहाँ से एक का रेशियो चाहिए प्रॉफिट का, देखो यहाँ पर तो 4 ही बचा। यहाँ से देखो 2 इंटू 2 मेरे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ पर 1 बचा। तो ए और बी और सी का जो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा मेरे पास 4:4:1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। इजी था, समझ में भी आया होगा आप लोगों को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर दे रखा है कि एक किसान का दुकानदार रुपए में 120 रुपए पर केजी और 130 रुपए पर केजी की कीमत में 2 किस्म की चाय की जो किस अनुपात में मिलाना चाहिए, जिसमें मिश्रण का इतने रुपए में बेचने के बाद इतना परसेंट का लाभ होता है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने करा भी रखा है। देखो ये सेलिंग प्राइस दे रखा है और ये कॉस्ट प्राइस दे रखे है, तो मुझे यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालना है क्योंकि जो एलिगेशन लगता है वो सेम नहीं लगता है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालूंगा। ये मेरे पास सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ मतलब किस में बेच रहा हूँ मैं, 5 से किस में बेच रहा हूँ, 6 में बेच रहा हूँ। कैसे करा मैंने 5 से 6, देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो अगर कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना रहा होगा, 5 रहा होगा, तो सेलिंग प्राइस एक प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना मिला होगा, 6 मिला होगा। तो यहाँ से मुझे देखो 148.8 की वैल्यू, मुझे 6 की वैल्यू दे रखी है, 5 की वैल्यू निकाल लूंगा। देखो यहाँ से हटाऊंगा तो मेरे पास कितना लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो 5 से कितना हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। 12 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास, 12 से कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा। कितना कितना आ जाएगा, 124। तो यहाँ से एलिगेशन लगाओ, देखो पहला इतना है 120 रुपए में बेच रहा है,
पर केजी में, एक दूसरा इतना 130 रुपए पर केजी में बेच रहा है। दो किस्म है, पहली इतने बेच रहा है, दूसरी इतने बेच रहा है। ओवरऑल कितने बेच रहा है? 124 में बेच रहा है। यहाँ एजुकेशन लगाओ, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास? 6 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास? 4 हो जाएगा। दो से कैंसिल आउट करोगे 2, दो से कैंसिल आउट करोगे 3। तो जो किस्म का जो रेशियो का अनुपात आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? 3:2। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलो 14। 9 से डिवाइड का रूल करोगे, मतलब इसमें यही चेक करना है कि जहां पर 9 बन रहा है उसको कैंसिल आउट करते जाओ, ठीक है। बाकी जो बचेगा उसमें देख लेता हूँ। देखो 7, देखो 6 3 9 बन गया ना मेरे पास, 6 3 9 बन गया, 6 3 9 बन गया, 8 8 16 रे कितना हो गया? 7 7 14 14 15, मतलब इन दोनों का सम कितना होगा? 15। क्या 15 9 से डिवाइड होगा? तो नहीं होगा, तो हटा दो। देखो 5 4 9, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 4 8 बचेगा, 8 9 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हटा दो। देखो 7 और 2 9, ये हटा दिया। 4 3 7 बचेगा, ये हटा गया। बाकी बचा, ये बचा 5 4 9 हट गया, 6 3 9 मतलब जीरो बचा, जीरो में पूरा हो गया, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, मतलब कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी बच गया। यहाँ पर समझा देता हूँ, 5 4 3 एंड 6, जब भी 9 बने उसको हटाते जाओ। अगर जीरो रिमाइंडर बच रहा है मतलब 9 से डिवाइड हो रहा है, या मान लो कि 9 का मल्टीपल बच रहा है, 9 बच रहा है, 18 बच रहा है, तो वो बच रहा है तो अपन क्या कर देंगे? यहाँ पर 9 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 5 4 9, मतलब ये पूरा कट गया। 6 3 9 कितना हो जाएगा? 9, मतलब यहाँ पर जीरो बचा, मतलब क्या हो जाएगा? 9 से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ देखो, एक गतिमान पिंड द्वारा तय की गई दूरी डी है, उसकी गति के समय के टी के अनुक्रमानुपाती है। तो एक लड़का 3 घंटे में 33 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो डी और टी को जोड़ने वाले समीकरण बताना। ये क्वेश्चन कैसे करोगे? देखो, टाइम डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? अनुक्रमानुपाती है किसके? स्पीड के एंड टाइम के। ये दे रखा है क्वेश्चन, समझे क्या बोला है? ये बोला गया है जो भी गति है, गति के समय और टी के अनुक्रमानुपाती है। जो डिस्टेंस है वो स्पीड और टी के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। मतलब अगर स्पीड बढ़ाते हो तो आपकी डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, ठीक है। टाइम बढ़ाते हो मतलब जो स्पीड और टाइम में चेंज करोगे वही क्या हो जाएगा? डिस्टेंस में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब ये होता है जितना आप उतना बढ़ा रहे हो उतना ही उसमें हो जाएगा। मुझे बता दो, यहाँ से डी बराबर क्या हो जाएगा? के कांस्टेंट लगा दूं यहाँ पर, के इंटू क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। अब 3 घंटे 33 किलोमीटर में अगर मुझे बता दो यहाँ से डिस्टेंस, स्पीड निकालना है, तो डिस्टेंस बाई मेरे पास क्या होता है? टी होता है। डिस्टेंस मेरे पास 33 दे रखा है, 3 दे रखा है, यहाँ से कितना हो जाएगा? 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यहाँ से दे रखा है ये क्वेश्चन, देखो यहाँ देखोगे तो 3 घंटे 33 किलोमीटर में यात्रा करता है, तो यहाँ से स्पीड पता लग गई। मेरे पास यहाँ पर दे रखा है डिस्टेंस 33 हो जाएगा, के की वैल्यू निकालनी है, 11 हो जाएगा, और इंटू टी मेरे पास कितना हो जाएगा? 3। तो देखो 33 से 33 हट जाएगा, तो मेरे पास के की वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब लेकिन ये पूछा है क्या, यहाँ पर अगर देखोगे तो ये समीकरण बताओ। अगर मैं के की वैल्यू नेगलेक्ट करता हूँ इसमें, क्योंकि यहाँ पर क्या है? के की वैल्यू मेरे पास कितना है? के की वैल्यू मेरे पास कितना है बताओगे? तो 1 है, तो एक वैल्यू रखूंगा तो एक को किसी भी संख्या से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा। अब बोल देखो, इस क्वेश्चन में डी को तो डी रखा, तो मैंने डी को डी रख दिया। अब एस की स्पीड की वैल्यू रख रखा है, तो एस की स्पीड की वैल्यू 11 है, इंटू टी करता हूँ, तो क्या ये समीकरण दिख रहा है मुझे? हाँ ये दिख रहा है। कौन सी क्वेश्चन में दिख रहा है मुझे? एक क्वेश्चन नंबर सी में दिख रहा है। तो ये ऐसे इसी क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से इसको सेट कर रखा है। तो अपन जैसे ऑप्शन सेट करेंगे उसी तरह से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अपने सारा डाटा निकाल लिया। अगर अलग इक्वेशन पूछता तो अपन अलग सोल्व कर लेते, तो अपन स्पीड निकाला, बाकी इस प्रकार से ऑप्शन सेट करा तो अपन ऐसे आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये क्वेश्चन करो, कौन करेगा ये क्वेश्चन? देखो अपन को ये पूछा है क्या, कि अक्स स्क्वायर माइनस का 5x√2। देखो कैसे पूछा है इस प्रकार। अक्स का मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए सबसे पहले तो सबसे पहले मुझे ये बता दो, अगर मैं बोथ साइड में 2 जोड़ देता हूँ, बोथ साइड अगर मैं 2 जोड़ देता हूँ, यहाँ पर भी 2 जोड़ देता हूँ और यहाँ पर भी 2 जोड़ देता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? अगर इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर, मतलब अक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा? 50 मिलेगा ये। क्योंकि इसका स्क्वायर खोलो, देखो यही मिलेगा आपको, अक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी करोगे, देखो अक्स से अक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपके पास 2 2 ही। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। देखो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो आपके पास क्या लग जाएगा? रूट। तो 25 इंटू 2 लिख सकते हो ना, एक्स प्लस 1/x इक्वल टू क्या लिख सकते हो इसको? 25 इंटू 2। 25 का रूट कितना होता है? इसको ऐसा लिख लो, देखो 25 इंटू 2, तो 5, 25 का रूट कितना होता है? 5, रूट 2 लिख दिया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब क्या करता हूँ? एलसीएम लेता हूँ। एक्स का एलसीएम आएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा? 5 रूट 2। एक्स को इधर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा? 5 रूट 2 एक्स। अब देखो, अब हमने ये वैल्यू निकाल ली और मुझे ये वैल्यू यहाँ पर दिख रही है, ये सेम वैल्यू मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो मुझे इसकी तो वैल्यू बतानी है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x√2। तो अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो मुझे ये वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ पर, देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसकी वैल्यू जगह रखता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो ये कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा? माइनस का 1 ही बचेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ये ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। ये बताओ क्या होता है कि टेन 50 डिग्री प्लस टेन 75 डिग्री प्लस टेन 55 डिग्री। याद रखना, जब भी आपके पास a प्लस
बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री दे रखा हो, तब क्या करोगे? ये यहाँ पर चेक करो पहले, सबसे पहले कंडीशन जाके 50 प्लस 75 प्लस 55, अगर इसको ऐड करते हो तो आपके पास 180 आता है। तो मैं से बोलता हूँ कि अगर आपके पास ऐसे आता है तो 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी हो, 10 सी हो और ए प्लस बी का मान कितना हो, ये हो, तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दिया करो, 10 ए 10 बी 10 सी। यहाँ पर ए का मान कितना है, यहाँ पर ये है, बी का मान ये है, सी का मान ये है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मुझे तो बता दो कि 10 50 डिग्री मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 75 डिग्री मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 55 डिग्री। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ये ऑप्शन नंबर सी। बस आपको कितना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसमें ये होता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है तो इसका मान कितना होता है, इसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन दिख गया? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो फिर। क्वेश्चन नंबर 18 में बताओ, ये बोला कि 3 और 4 से तो विभाजित होने चाहिए परंतु 9 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ 9 से विभाजित वाले पहले हटा दो। देखो 8 और 1 9, तो ये तो हट जाएगा। 6 2 8 और 1 9, ये भी हट जाएगा। बाकी देखो ये भी 9 से नहीं जाएगा, ये भी 9 से नहीं जाएगा। मतलब अब इसमें देखना है कि कौन सा 3 से जा रहा है, कौन सा 4 से जा रहा है। देखो ये 4 से जाएगा कि लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं, क्या 4 से जाएगा? क्योंकि 3 और 4 दोनों से विभाजित होने चाहिए। मतलब ये 3 से भी विभाजित होने चाहिए, 4 से, 3 से तो है लेकिन 4 से नहीं है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा क्योंकि लास्ट 2 डिजिट के 4 से भाग नहीं जा रही। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए ही बचा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन पढ़ो और इस क्वेश्चन को टाइप के जैसी जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको कैसे सोल्व करना है मैं बता दूं। मोटर एक निश्चित दूरी तय करता है, धारा के अनुकूल गया और बाद में धारा के प्रतिकूल आया। एक बार धारा के अनुकूल गया और एक बार धारा के प्रतिकूल गया। दूसरे पेन से बताता हूँ। दूरी को 4 घंटे 30 मिनट में तय करता है। टोटल टाइम बता दिया मेरे को, इतना टाइम करता है। यदि स्तर पानी में नाव की गति इतना दे रखा है और प्रवाह की गति मतलब कितना दे रखा है, धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बता। सबसे पहले मुझे बता दो अक्ष की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। वाई की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल चाल क्या करते हैं अपन, अक्ष प्लस वाई करते हैं। तो अनुकूल चाल बता दो मुझे कितनी हो जाएगी, यहाँ से 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सोनो प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी, अक्ष माइनस वाई हो जाएगी। मतलब 9 माइनस 1 दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना निकाल लोगे। टोटल टाइम यहाँ पर दे रखा है, जिसको भी घंटे में चेंज कर लेता हूँ। देखो 4 घंटे 30 मिनट को मैं घंटे में चेंज करूंगा तो मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा। 30 से कितना हो जाएगा मेरे पास, 1/2, 4 दूनी 8 रहेगी मेरे पास। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 9/2। ये मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा। अब फॉर्मूला बताता हूँ आप लोगों के पास। फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी डिस्टेंस निकालना हो इस प्रकार के क्वेश्चन में बेसिक से न जाके क्या कर सकते हो कि S1 मल्टीप्लाई S2, दोनों स्पीड का क्या कर दोगे, प्रोडक्ट, और दोनों स्पीड का प्लस कर दोगे, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे यहाँ से, टाइम। स्पीड क्या है, पहले आपके पास 10 है, मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड कितनी है, 8 है, और दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 18। टाइम कितना है मेरे पास, 9/2। यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हो तो 9 से कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 टाइम। 2 से कितना हो जाएगा, 5 टाइम। 2 से मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 टाइम। तो 500 का 20 हो जाएगा। तो 20 किलोमीटर की मेरे पास क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी टोटल। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। आप डी मान के भी इसको सोल्व कर सकते हो। क्या करोगे, पहले डिस्टेंस में इस स्पीड से भाग दोगे, दूसरी स्पीड में यहाँ पे टाइम दोगे, तो दोनों का टाइम निकाल के इसके बराबर कर देना, तो वहां से भी क्या आ जाएगा, बेसिक से आंसर आ जाएगा। बाकी अपन इसको अगर इजी सोल्व हो रहा है तो अपन इस फॉर्मूले को याद भी रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, तो सबसे पहले मुझे बताओ, आपके पास ये फॉर्मूला दे रखा है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस का 3 p/q/r दे रखा है। तो ये बताओ, जब इस प्रकार से दे रखा है, मैंने 4 फॉर्मूले लिखाए थे एक वीडियो में, तो इस प्रकार वाले फॉर्मूले में यहाँ पर वापस बता देता हूँ कि जब भी देखो ये दे रखा है p³ प्लस क्यू का क्यूब आर का क्यूब माइनस का 3 p/q/r, इसके 3 या 4 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें एक फॉर्मूला ये भी होता है कि 1/2 p प्लस क्यू प्लस आर, p माइनस क्या होता है, क्यू का होल स्क्वायर, क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस पी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो मुझे ये डाटा देखो दिख रहा है यहाँ पर, ये चीज दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तो मैं सोचूंगा यही फॉर्मूला लगेगा। कैसे फॉर्मूला लगता है, यहाँ पर देखो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये चीज दे रखा है, इसकी जगह मैं ये वाली चीज लिख सकता हूँ ना, इसकी जगह मैं ये वाली चीज लिख सकता हूँ। तो कैसे लिखूंगा, देखो 1/2 यहाँ पर लिख दिया p प्लस क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए क्यू वाले, तो क्योंकि ये जी भी होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर लिखता हूँ क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर, आर माइनस पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और डिवाइड में क्या लग रहा है, पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर। देखो ये कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, 1/2। पी माइनस क्यू का कितना दे रखा है, माइनस का 6, माइनस का 6 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बताओ, 36 आ जाएगा प्लस का। देखो क्यू माइनस आर कितना दे रखा है मेरे पास, 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 25 प्लस आर माइनस पी कितना दे रखा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 36 प्लस 25 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपके पास, 62। 62 का हाफ करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 31। यही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए।
बस इसमें फॉर्मूला बेस्ड था, बाकी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझो। एक डोरी किसान के डिब्बे में 6 लीटर दूध है। यदि उसने पत्नी जो पत्नी है उसने कुछ पानी इस प्रकार मिलाती है कि दूध का अनुपात मेरे पास कितना हो जाता है, 4:1 के अनुपात में हो जाता है। तो किसान को उसमें कितना दूध लीटर और दूध मिलाना चाहिए ताकि दूध का अनुपात मेरे को इतना हो जाता है। ठीक है, रेशियो का सवाल है, अच्छा सवाल है और इजी सवाल भी है। मैं से बोल रहा हूँ कि देखो मिल्क एंड वाटर का रेशियो पानी मिलाने के बाद, मेरे पास कितना हो जाता है, 4:1। लेकिन बोला कि स्टार्ट में दूध कितना था, 6 लीटर दूध था। मतलब पहले में पानी मिला रहा, मतलब दूध तो क्या रहा होगा, पानी मिलाने के बाद कांस्टेंट रहा होगा, मतलब जितना पहले दूध था उतना ही अब दूध रहा होगा। देखो 4 की जो 6 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, बताओ। 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है मुझे, 6। क्योंकि ये मिल्क रेशियो है, ये भी मिल्क रेशियो। एक की वैल्यू निकालूंगा, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/4, मतलब कितना हो जाएगा मेरे पास, 1.5 लीटर। अब ये एक क्या आया मेरे पास, ये क्या आएगा, देखो यहाँ पर एक आ गया, ये क्या आ गया मेरे पास, वाटर। तो जो एक है वही क्या है मेरे पास, कितनी वैल्यू आई, तो एक की वैल्यू मुझे कितना पर लग गई, 1.5 लीटर प्राप्त हो गई। समझ में आया चीज। मतलब मैंने पता लगा लिया कि यहाँ पर वाटर कितना ऐड कर रहा है, इतना ऐड कर रहा है, 1.5 लीटर। समझ में आया। अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे देखो मिल्क एंड वाटर, यहाँ पर जो फार्मर है वो क्या निकाल रहा है, इसमें दूध मिलाना चाहिए, मतलब 5:1, 5:1 मिला रहा है। याद रखो जो चीज मिला रहा है यहाँ पर देखो क्या मिला रहा है, इसमें पहले पहले वाले लीटर में तो क्या नहीं मिला रहा था, पानी मिला रहा था। पहले वाले लीटर में जो पत्नी मिला रही थी उसमें पानी मिला रही थी, मतलब दूध क्या हो रहा था, जो कांस्टेंट होता है उस पर देखा करो। इसमें दूध क्या हो रहा था, नो चेंज। तो दूध चेंज नहीं हो रहा था, मतलब 4 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में पहले दे रखी थी, मैंने उसके बराबर कर दिया, मैंने 1 की वैल्यू निकाली, मतलब मैंने वाटर की वैल्यू निकाली। अब किसान का पढ़ोगे ना आप, तो अच्छे से पढ़ो, देखो किसान को उसमें कितना लीटर दूध मिलाना चाहिए। तो आप सोच रहे हो कि इसमें अगर दूध मिला रहा है, दूध ऐड कर रहा है, तो जो पानी होगा वो क्या होगा, नो चेंज होगा। तो मुझे एक की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1.5 लीटर ही होनी चाहिए, क्योंकि पानी पहले कितना था, 1.5 लीटर। तो अभी भी कितना होना चाहिए, 1.5 लीटर। मतलब आपने कितना गुना किया इसका, 1.5 लीटर गुना कर दिया एक। तो जो मिल्क होना चाहिए वो भी कितना होना चाहिए, यहाँ पर 1.5 लीटर होना चाहिए। तो 5 × 1.5 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7.5। अब बताओ, ये पूछ रहा है कि कितना लीटर उसने दूध ऐड किया होगा, तो मुझे बताओ कितना लीटर दूध ऐड किया होगा। देखो अब कितना हो गया, 7.5। पहले कितना था, 6 था। तो बताओ कितना ऐड किया होगा, यहाँ से 1.5 लीटर ऐड किया होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। इजी था। बस आपको ये फोकस करना है कि इसमें क्या चेंज नहीं हो रहा। पहले में पानी मिला रहा है तो दूध नो चेंज हो रहा है, तो दूध की वैल्यू में 6 के बराबर रख दूंगा। एक की वैल्यू निकालूंगा तो पानी की वैल्यू निकाल दी। दूसरे वाले किसान क्या कर रहा है, इसमें दूध मिला रहा है, मतलब पानी नो चेंज कर रहा है, मतलब एक की वैल्यू मुझे कितनी होनी चाहिए, 1.5 होनी चाहिए। तो कितना गुना हो रहा है यहाँ पर, 1.5। तो 5 का भी 1.5 गुना होगा, तो यहाँ पर 7.5। तो पहले मेरे पास 6 लीटर दूध था, अब कितना हो गया मेरे पास, 7.5 हो गया। तो कितना मिलाया आपने, 1.5 लीटर मिला दिया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो पी एक्स और पी वाई वर्ग की दो स्पर्शरेखा है। तो सबसे पहले आप सर्कल बनाओ। ठीक है, ये सर्कल बना दिया, यहाँ पर पी पॉइंट कौन, यहाँ पर पी एक्स बना दिया मैंने, ये पी एक्स हो गया। और ये बना देता हूँ पी वाई। ठीक है, ये कट नहीं दी, ये स्पर्शरेखा है। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ पी एक्स है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ पी वाई है। अब अच्छे से समझोगे। बोल रहा है देखो ओ इसका केंद्र है, तो मैंने ओ इसका केंद्र बना दिया। जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करते हैं। देखो त्रिज्या दे रखा है यहाँ पर, ये त्रिज्या दे रखा है 8√3। क्वेश्चन बोला गया यदि अक्स पी वाई देख रहा हूँ, अक्स पी वाई यहाँ से इसको मिला देता हूँ मैं। और अक्स पी वाई मुझे एंगल दे रखा है कितना, 120 डिग्री। ठीक है। अब लागू पता है, अगर इसको सर्कल से जो केंद्र है इसे अगर इससे मिलाते हो तो आपके पास ये भी 60 डिग्री हो जाता है, ये भी कितना हो जाता है मेरे पास, 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का काम करता है ये। स्पर्शरेखा और रेडियस के बीच में ऑलवेज कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। स्पर्शरेखा जो स्पर्शरेखा टेंजेंट और रेडियस के बीच में ऑलवेज कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। मुझे बता दो, ये 90 है, ये 60 है, तो मेरे पास ये एंगल कितना बचेगा, 30 डिग्री। ये 90 है, ये 60 है, मेरे पास ये कितना बचेगा, 30 डिग्री। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट काम में लो, यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट काम में लोगे, देखो यहाँ पर ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल है ना, मैं उठा के बना रहा हूँ यहाँ पर ऐसे, समझना अच्छे से। ये वाला मैं ट्रायंगल उठा के यहाँ पर बना रहा हूँ, जिसमें ये देखो, ये एक्स हो गया, ये हो गया, ये पी हो गया। ये इसलिए निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर इजिली समझ, इसको देखो जो अच्छा मीडियम बच्चा होगा ना वो तो इजिली समझ लेगा, मीडियम से भी कम बच्चा उसको थोड़ा समझने में दिक्कत आई, इसलिए मैं सबको इक्वल लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर देखो 90 डिग्री है, यहाँ पर मेरे पास 30 डिग्री है, यहाँ पर मेरे पास कितनी है, 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू मुझे कितना दे रखा, 8√3। आप लोगों को पता होगा, जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ रेशियो से कराता हूँ, देखो 60 के सामने वाला रेशियो कितना होता है मेरे पास, √3 होता है। तो √3 की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, 8√3। अगर 30 के सामने वाली रेशियो कितनी होती है मेरे पास, 1।
तो एक की वैल्यू मैं निकालूंगा यहाँ से, देखो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे एक की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो देखो ये एक की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो मुझे पता है, देखो यहाँ से एक चीज समझा करो, ये सर्कल है, अगर यहाँ से इस पर रेखा एक ही बिंदु से मैं खींचूं तो इन दोनों की लंबाई हो जाएगी, जैसे ये पी एक्स हो गई, ये पी वाई हो जाएगी, तो इन दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो अगर ये पी एक्स जितनी होगी तो पी एक्स बराबर मेरे पास क्या होगा, पी वाई। तो जितना 8 होगा ये भी कितना होगा मेरे पास, 8 होगा। समझ में आया ये चीज, क्योंकि देखो यहाँ से निकाल सकते हो, ये भी 8 रूट 3 हो गया, तो देखो ये रूट 3 की वैल्यू, एक की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अगर मुझे ये हाइपोटेनस मतलब ओपी की वैल्यू चाहिए, वो क्या होता है, इस 30 डिग्री के सामने वाला का डबल होता है, मतलब इसका डबल हो जाएगा, 8 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हो। बाकी याद रखा करो कि मैं ऐसे बोलता हूँ, यहाँ पर कितना होता है, देखो यहाँ पर अगर 30 डिग्री है, इसके सामने वाला रेशियो 1 है, तो जो हाइपोटेनस के सामने वाला कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 टाइम हो जाएगा, मतलब इसका दुगुना हो जाता है, तो ये 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे पास, ओपी बराबर कितना हो जाएगा, 16। अब क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में आपके पास पी एक्स की वैल्यू है ना, इसका स्क्वायर करना है, तो मैं करूंगा यहाँ से 8 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, 64। ठीक है, पी वाई का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा मेरे पास, 64। और ओपी या पीयू इसका स्क्वायर कितना करूंगा तो कितना होगा, 256। देखो 64 प्लस 256 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 384। लेकिन 384 को आपको इसको तोड़ के रखना है, तो इसको कैसे कर सकते हो, 64 इंटू 6 कर सकते हो। 64 का रूट कितना होता है, 8, रूट 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया, देखो ए बी ओ सिमिलर है एक्स वाई जेड के, ए बी सी एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल आपको ये दे रखा है 324, और एडी और एक्स टी इसके क्रम से क्या है, माध्यिकाएं दे रखी है, और एक्स टी बराबर ये दे रखा है, तो एडी बताना है। मैंने क्या बताया था, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा हो, आपको एरिया दे रखा हो ना, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एरिया 256 या 324। ठीक है, ये कौन सा दे रखा है, एरिया ऑफ एबीसी। ठीक है, ये एरिया कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड का। ठीक है, जब एरिया दे रखा हो ना, तब तो आप क्या करना, जो भी मान लो कि साइड दे रखा हो तो साइड के स्क्वायर के बराबर कर दिया करो, यहाँ पे मीडियन दे रखा हो तो मीडियन के स्क्वायर के बराबर कर दिया करो, या एल्टीट्यूड दे रखा हो तो एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर कर दिया करो, हाइट दे रखा हो तो हाइट के स्क्वायर के बराबर कर दिया करो। तो यहाँ पर क्या दे रखा है मुझे, मीडियन, तो एडी स्क्वायर कर दूंगा यहाँ से, यहाँ पर क्या कर दूंगा, एडी स्क्वायर कर दूंगा, यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, एक्स टी का होल स्क्वायर कर दूंगा। जब मुझे पता है यहाँ पर होल स्क्वायर कर दूंगा, यहाँ पर अगर इन दोनों का होल स्क्वायर भी तो कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, अगर इन दोनों का होल स्क्वायर करता हूँ तो क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का मैं होल स्क्वायर कर दिया। अब मुझे यहाँ पर होल स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर इधर क्या कर देता हूँ, रूट कर देता हूँ, मतलब इन दोनों का रूट कर देता हूँ, 256 और 324, जिससे मुझे इजी हो जाएगा। तो एडी हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स टी हो जाएगा, क्योंकि 256 का रूट कितना होता है मेरे पास, 16, और 324 किसका रूट होता है, 18 का। एडी की वैल्यू मुझे निकालनी है 18, जो एक्स टी की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, 21.6। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, देखो पॉइंट में यहाँ से 10 चला जाएगा, 18 से चला जाएगा कितना टाइम, 12 टाइम चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर एडी की वैल्यू निकालना है मुझे, कितना हो जाएगा, 16 इंटू 12 डिवाइड कर दूंगा मैं 10 से। ठीक, 16 इंटू 12 मेरे पास होता है 192, 192 में 10 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 19.2। याद रखना, एक चीज और ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को, देखो जब भी क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको ऑलमोस्ट टाइम क्या है, यहाँ पे क्या क्या दे रखा होगा, स्क्वायर दे रखा होगा। देखो यहाँ पर देखा 256 और यहाँ पर 324, तो आप पहले इनका स्क्वायर रूट कर लिया करो। किसके स्क्वायर करोगे, देखो 16, 256 का कितना होता है, 16, और इसका डिवाइड कर दोगे, देखो 18, 324 किसका होता है, 18 का। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है आपको, एडी तो आप डायरेक्ट लिख दिया करो यहाँ पर एडी, और यहाँ क्या क्या कर दिया करो, एक्स टी। आप पहले ही स्क्वायर कर लिया करो एक स्टेप बचाने के लिए, क्योंकि बाद में स्क्वायर करोगे तो आपको पता तो है कि स्क्वायर क्यों आता है, क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर इधर क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर उठाएंगे तो इधर 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 क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर उठाएंगे तो ये इजिली अपन इसको सोल्व कर लेंगे। अपन डायरेक्ट ये चीज ऊपर वाला ये काम नहीं कर रहे, अपन डायरेक्ट कहाँ से काम कर रहे हैं, यहाँ से काम कर रहे हैं, तो एग्जाम में टाइम बचेगा। तो आप क्या क्या करा करो, जब भी एरिया दे रखा हो तो इन दोनों का स्क्वायर कर लिया करो पहले ही रूट। तो मैंने 16 कर दिया, 18 कर दिया। अब देखो ये एबीसी में एडी दे रखा है तो मैंने एडी कर दिया, अब स्क्वायर मत करना वापस। ठीक है, डिवाइड कर दिया एक्स टी। अब यहाँ से एडी की वैल्यू निकालनी है, आप इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, परिमाप में आपको स्क्वायर कुछ भी नहीं करना, जैसे दे रखा है जेटी को रेशियो के बराबर रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आप करोगे 24। बोला कि रमेश 75 वस्तुओं को इतने रुपए में खरीदता है, मतलब सीपी। ठीक है, इन 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। देखो 75 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, और 75 वस्तुओं का ही क्या है मेरे पास, सेलिंग प्राइस निकला होगा। 75 वस्तुओं का क्या निकाला है मेरे पास, 75 वस्तुएं तो मैंने खरीदी है, देखो क्वेश्चन में दिया रखा है 75 वस्तु मैंने क्या करी, खरीदी है। और 75 वस्तु मेरे पास क्या है मेरे पास 75 वस्तु क्या निकली है, सेलिंग प्राइस निकलेगा। जितने वस्तु खरीदूंगा उस पर तो क्या निकलेगा मेरे पास, सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो मेरे पास वस्तुएं कितनी है, 75। तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया कितना है, एक है, तो 75 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो 75 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है, और 75 वस्तु का सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, सेलिंग प्राइस कब होता है, जब लॉस होता है तो। ठीक है, जब वस्तुओं के विक्रय मूल्य घाटा होता है, घाटा होता है तो कैसे निकालते हैं कि कॉस्ट प्राइस में से अपन क्या घटाते हैं, प्रॉफिट घटाते हैं।
कॉस्ट प्राइस में से अपन क्या घटाते हैं, प्रॉफिट घटाते हैं। तो मेरे पास जो 75 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, अगर उसमें कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे पास, 75 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है, घाटा घटा रहा हूँ, ग्रो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो यहाँ पर देखो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। तो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, यहाँ पर हानि हो रही है। तो मैंने ये लिख दिया, इक्वेशन लिख दिया। ये इक्वेशन लिखना था, आ गया होगा। मुझे एस पी बराबर क्या होता है, सीपी माइनस पी होता है। तो एस पी मैंने ये निकाल दिया, सीपी मेरे पास ये दे रखा है। 5 वस्तुओं के बराबर क्या हो रहा है, घाटा। तो मतलब प्रॉफिट या लॉस लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लॉस हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो लॉस कितना हो रहा है, इतना का हो रहा है। तो यहाँ पर लिख दिया। अब देखो एसपी है ना, तो एसपी उधर भेज दूंगा। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो 80 एसपी हो जाएगा। और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 75 कोस पी हो जाएगा। अब मुझे बताओ, एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताना पैसे में। देखो 75 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1080। तो 80 एसपी बराबर किसको हो जाएगा, 75 वस्तुओं का सीपी तो दे रखा है कितना, 10,800। तो मैंने लिख दिया 10,800। अब मुझे एक वस्तु का सेलिंग प्राइस चाहिए, तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा। अब 8 से वो डिवाइड कर दूंगा इसको। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरे पास, 135 रुपये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। टाइप आता है, बार बार रिपीट होता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन रख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन करोगे। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं अपन। अपन ऐसे तो करते हैं, देखो मैन इंटू टाइम वन अपॉन W1, ठीक है, बराबर क्या करते हैं M2 इंटू T2 डिवाइड में क्या करते हैं 2 W। देखो एक टैंक को भर रहे हैं, तो मतलब कार्य तो क्या होगा अपने पास, एक ही होगा। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, देखो M1 कितना है मेरे पास, 4 पाइप है। कितना है, 4 पाइप है। सबसे पहले तो ये मिनट में दे रखा, तो सबसे पहले अपन इसको मिनट में सोल्व कर लेते हैं, जिससे यहाँ पर घंटे और मिनट में चेंज। देखो 2 घंटे मतलब कितना होता है मेरे पास, 120 प्लस में 15 मिनट और जोड़ दूंगा, तो मेरे पास टोटल मिनट कितना हो जाएगा, 135 मिनट हो जाएगा। ये सुनो, इतना एग्री करते हो। देखो मेन कितना है, मेन की जगह यहाँ पर पाइप दे रखा है, ठीक है। तो 4 पाइप कितने मिनट में एक टंकी को, ठीक है, M2 कितना है, इसी प्रकार के 5 पाइप कितने मिनट में मुझे नहीं पता, वही टैंक है एक। अब इसको सोल्व करना है। देखो 5 से डिवाइड करोगे, आप मुझे बताओ इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, देखो 5 दूनी 10 और 5 संता 35। और अक्स की वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, 108 मिनट आ जाएगा। 108 का मिनट का मतलब क्या होता है कि 60 प्लस आप 48 लिख सकते हो। 60 को क्या कर सकते हो, 60 मिनट को 1 घंटा और 48 मिनट। तो यही पूछा है कि कितना टाइम हो जाएगा, 1 घंटा और 48 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। 10,000 रुपए की राशि को 12% अंशतः 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया था। एक वर्ष के बाद टोटल ब्याज इतना है, 18% वार्षिक दर से कितना निवेश किया होगा, ये बताना। ये टोटल ब्याज है, तो टोटल रेट निकाल लेता हूँ। तो देखो इतना टोटल ब्याज है और इस पर ब्याज मिल रहा है। तो परसेंटेज के लिए मैं 100 लगा देता हूँ, तो टोटल ब्याज निकाल लेता हूँ यहाँ से। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 15 पॉइंट कितना मिल जाएगा, मुझे 15.3% की ओवरऑल रेट मिल जाएगी। देखो पहले जो भाग देता है एक दूसरा भाग है। पहले भाग पर 12% का रेट देता है इफेक्टिव रेट से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर कितना देता है, 18% के। ओवरऑल कितना देता है, 15.3 देता है। देखो यहाँ से एलिगेशन लगाओगे तो कितना हो गया, 18 में से 15.3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2.7। और 15 में से कितना माइनस करोगे, यहाँ से 12 माइनस करोगे तो कितना होगा, 3.3। देखो एक जीरो एक पॉइंट से पॉइंट हटा दोगे, जब पॉइंट से पॉइंट हटा ही दोगे तो मुझे बता दो कितना हो गया। देखो 3 से कट जाएगा 11 टाइम, 3 से कितना हो जाएगा, 3 से 9 टाइम। अब किसी 18% की वैल्यू बतानी है, मतलब ये 11% की वैल्यू बतानी है। तो 11 का मल्टीपल होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा। मैं आके सोल्व ही नहीं करूंगा, बाकी सोल्व करना भी बता देता हूँ। देखो टोटल वैल्यू कितनी है, 20। 20 का रेशियो किसके बराबर दे रखा है आपके पास, 10,000 के बराबर दे रखा है। कितना बराबर, 10,000। तो मुझे 11 की वैल्यू बतानी है। तो देखो कितना हो जाएगा, 5 कितना गुना हो रहा है, 500 गुना। कितना गुना हो रहा है, 500 गुना। तो यहाँ पर इसको भी 500 गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 27। के किस मान के लिए रेखिक समीकरण 3x 3kx 4y के स्क्वायर है, तो 6x प्लस 2ky 8 के युग्म का अद्वितीय हल नहीं हो सकता। मैंने ये सही तो किया ना, 500 गुणा 5 दूनी 10 हो जाएगा। देखो 3 बिंदु हो जाएगा, 4 बिंदु आनी चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 5000 गुणा, ठीक है, तभी तो होगा नहीं, 11.55, ठीक है ना। या ऐसे भी सोल्व कर सकते हो आप। तो 10,000 दे रखा है ना, इसको 20 की वैल्यू दे रखी है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 11 की। देखो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ से कितना हो गया, 2.10, तो 500 हो जाएगा। तो 11.55 समझ में आ गया। तो इसको छोड़ देना, यहाँ से ऐसे कर लेना, समझ में आया। नेक्स्ट देखो जो क्वेश्चन कर रहे थे। अब देखो सबसे पहले मैं बता दूं, अद्वितीय हल वाले कॉन्सेप्ट सारे एक साथ बता देता हूँ कि अद्वितीय हल होगा, उसके लिए कंडीशन क्या होती है अद्वितीय हल। मैं बोल देता हूँ कि मान लो कि इक्वेशन दे रखी है आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू आपको दे रखा है 0। a2x दूसरा इक्वेशन b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दे रखा है। तो मैं बोलूँ अद्वितीय हल होगा तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2। एक तो ये केस दे सकता है। अगर बोलेगा कि अपरिमित हल है, अपरिमित हल है,
या अनेक हल है, अपरिमित या अनेक हल है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि a1/a2 करेंगे इक्वल टू b1/b2 करेंगे इक्वल टू क्या करेंगे c1/c2 करेंगे। समझ में आया? अगर कोई भी हल नहीं है, अगर कोई भी हल नहीं है तो कैसे करेंगे? अपन करेंगे a1/a2 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा b1/b2 हो जाएगा, बट इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा c1/c2। अब यहाँ से आप लोग खुद देख के बताओगे तो अद्वितीय हल है तो अपन कौन सा कंडीशन लगाएंगे? ये वाला कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, 3x प्लस 4y इक्वल टू के स्क्वायर दे रखा है। एक इक्वेशन दे रखा है 6x प्लस 2ky इक्वल टू दे रखा है मेरे पास 8। ये a1 है, ये a2 है, अपन को a1 और a1 a2 और b1 b2 चाहिए, c1 से कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा b2। देखो 3/6 इक्वल टू कर दूंगा मैं कितना, यहाँ से 4/2k, ये सुनो यहाँ पर 3k हो जाएगा। मुझे इसे बता दो, देखो 3 से कितना हो जाएगा 2 टाइम, 2 से कितना हो जाएगा मेरे पास 2 टाइम, देखो मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो के स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए अपने पास कितना 4। तो के इज नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए 2 के, तो स्क्वायर दे दूंगा। तो के का मान 2 नहीं हो सकता है द्वितीय हल के लिए, बाकी हो सकता है, तो के का मान 2 नहीं हो सकता, तो यही नहीं होगा। कौन सा नहीं हो सकता ये तो पूछा है कि कौन सा नहीं हो सकता, तो के का मान 2 नहीं हो सकता क्योंकि अपने सोल्व किया। तो के इज नॉट इक्वल टू 0 चल रहा था, यहाँ पर 4 चल रहा था, तो यहाँ पर स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रूट का मान कितना आएगा 2, मतलब के का मान 2 नहीं होगा। तो यहाँ पर ये पूछा कौन सा नहीं हो सकता, तो कौन सा नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 28। एन छात्रों की परीक्षा में एक का औसत कितना दे रखा है 70 और एन छात्रों के औसत में कितना दे रखा है 91। दोनों का औसत दे रखा है, मतलब यहाँ पे पता लग गया कि एक का इतना दे रखा है, दूसरा का इतना दे रखा है, ओवरऑल इतना दे रखा है, तो अपने एलिगेशन लगाएंगे। तो यहाँ से देखो एलिगेशन लगाऊंगा तो यहाँ से कितना हो गया 80 में से यहाँ गया कितना हो गया मेरे पास 11 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा मेरे पास 10। तो जो एन और एन का रेशियो आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा 11/10। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है मुझे 11/10, ऑप्शन नंबर सी। इजी था ये। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, यहाँ से भी कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मुझे तो बता दो ए बी की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 16, ए बी की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 16, यहाँ टोटल मुझे कितना दे रखी है 20, ये वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 24, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कर्मच दे रखा है, तो आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि जैसे मान लो कि ये कोई सर्कल है, यहाँ से बहुत बाहर कोई पॉइंट है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचता हूँ तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या होती है बराबर। तो कहने का मतलब मैं बोलूंगा कि अगर ये लेंथ बराबर होगी, अगर मैं इस लेंथ को पी मानता हूँ, इस लेंथ को मैं क्या मानता हूँ पी, तो मुझे बता दो ओवरऑल लेंथ कितनी हो जाएगी। ये टोटल 16 है, तो इसमें पी मान लिया तो मेरे पास ये लेंथ कितनी हो जाएगी 16 माइनस पी हो जाएगी। ये सुनो, अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो अगर ये पी होगा तो मेरे पास ये भी पी होगा। ये सुनो, मानते हो नहीं मानते हो? अगर ये टोटल 24 है तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा 24 माइनस पी हो जाएगा। ये सुनो, देखो अगर ये सर्कल के यहाँ से पॉइंट लगा तो ये भुजा बराबर होगी, मतलब ये अगर ये 16 माइनस पी है तो मेरे पास ये भी कितना हो जाएगा 16 माइनस पी होगा। अगर ये भुजा भी बराबर होगी तो ये कितना होगा मेरे पास 24 माइनस पी होगा। अब देखो बीसी भुजा किस भुजा से मिलकर बनी हुई है, ये तो एक तो मिलकर हुई है बी एक्स से, एक इससे मिलकर बनी हुई है अक्स सी से। तो बी एक्स की वैल्यू मेरे पास देखो, बीसी की वैल्यू टोटल तो मेरे पास 20 दे रखी है, बी एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है 16 माइनस पी प्लस अस्सी कितने दे रखा है मेरे पास 24 माइनस का पी। देखो यहाँ से अगर इसको 16 करोगे, देखो 16 प्लस 24 मेरे पास कितना हो जाएगा, 16 प्लस 24 कितना हो जाएगा मेरे पास 40। देखो माइनस का पी कितना हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 2 पी इधर ले लूंगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 20 हो जाएगा। ये 20 40 में से देखो 16 प्लस 24 मेरे पास 40 हो जाएगा, 40 में से यहाँ पर -20 कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो पी का वैल्यू चाहिए मुझे, पी का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 10 आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए वाई कितना है मेरे पास, ए वाई देखो ए वाई मेरे पास कितना किसके बराबर है पी के बराबर है, तो पी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 10 है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कुछ भी पूछता है, चाहे बीजेड की वैल्यू पूछता है, चाहे वाई सी की वैल्यू पूछता है, कुछ भी पूछता अपन यहाँ से इजिली निकाल लेते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पर देखते हैं। एक रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन पर इतने रुपए में बेचा गया, यदि रेफ्रिजरेटर पे 20% का लाभ होता है, वॉशिंग मशीन में 20% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में बताओ क्या होगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो, आपको लोगों को पता है इस प्रकार में क्वेश्चन में क्या होती है, एक तो लाभ कभी नहीं होता, दोनों में क्या होता है हानि होता है। तो सेम होता है, जब सेम दे रखा हो ना 20% का लाभ, एक बार लाभ दे रखा है एक बार हानि, तो आप जो जो भी दे रखा हानि होगी और 20 का स्क्वायर कर दो और डिवाइड कर दो किससे 100 से। तो यहाँ से देखो 400 बटा क्या कर दोगे 100 कर दोगे, तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 4% की हानि होगी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट जरूर किया करो कैसा लगा वीडियो आपका, आप अपना ओपिनियन दिया करो, ठीक है। एक चीज मैं ये भी बोल रहा था कि देखो एनटीपीसी के अपन जो ग्रेजुएट लेवल की आंसर की सोल्व कर रहे थे, उसमें क्या होता है क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जिससे अपन थोड़ी नई क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। मैं तो सोच रहा हूँ अगर आपको अच्छा लगता हो तो मुझे बताना कि जो भी नए नए क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ। सारे पेपर सोल्व करवाने से कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो कि जो टाइप रिपीट नहीं हो, मान लो कि एक जैसे मान लो कि शिफ्ट 6 में, जैसे शिफ्ट 6 जून में हुई थी, कोई भी शिफ्ट जैसे 25-25 क्वेश्चन या 30-30 क्वेश्चन आते हैं,
उसमें से क्वेश्चन जैसे जो क्वेश्चन 6 में रिपीट हो रहे हैं वही क्वेश्चन अगले वाले शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं, तो वो रिपीटेशन रोक के मैं क्वेश्चन करा दूं, चाहे वो 10 क्वेश्चन बने चाहे 5 क्वेश्चन बने। अगर आप एग्री करते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये करता हूँ, अगर नहीं करते हो तो मैं फिर पूरे क्वेश्चन कराऊंगा। जो जो भी लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।